हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस के वेक्टर इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इससे पहले दो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने वेक्टर डिफरेंशिएशन को डिस्कस किया था और उससे पहले वेक्टर कैलकुलस का एक PYQ सीरीज में हमने 2021 का पेपर भी सॉल्व कराया था। और हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस के भी प्रैक्टिस सेशन में कुछ वीडियोज़ यहाँ पे 3 लेक्चर्स लिए हैं और साथ ही साथ PYQ सीरीज में वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस के भी सारे CUT PG मैथमेटिक्स एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको मैंने डिस्कस किया है 1 बाय 1, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, सारे कंसेप्ट के साथ। अगर आप लोगों ने हमारा कोई भी वीडियो मिस किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोनों प्लेलिस्ट का लिंक दिया, वहाँ से जाकर के आप हमारे सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, इससे पहले के वीडियो जो अच्छे लगे हो तो अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे वेक्टर इंटीग्रेशन। बट उससे पहले शॉर्ट में आपको थोड़े हम कंसेप्ट यहाँ पे बताना चाहूँगा कि वेक्टर इंटीग्रेशन में क्या क्या आपको पढ़ना है और किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे उनको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात आती है लाइन इंटीग्रेशन की। ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है, आपके पास एक कोई वेक्टर फील्ड दी होगी। ठीक है, और वेक्टर फील्ड में आपसे पूछेगा इसका लाइन इंटीग्रल निकालिए, एक कर्व दिया होगा। ठीक है, और अगर बाउंड्री कंडीशन होंगी तो बाउंड्री कंडीशन भी आप लगा दीजिए, आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान ये दिया जाता है, सपोज दैट हमारे पास जो कर्व है, ठीक है, वो 2D फिगर है, यानी कि 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल में जब हम यहाँ पर लाइन इंटीग्रल निकालेंगे तो वहाँ पे x का भी आएगा और y के भी टर्म्स आएंगे। तो जो कर्व दिया होगा वहाँ से हम या तो x की वैल्यू निकाल लें या फिर y की वैल्यू निकाल लें। पूरे इंटीग्रल को हम एक में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 वेरिएबल में। ठीक है, या तो x में या फिर y में, और फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाता है। तो उसका फार्मूला क्या होता है लाइन इंटीग्रल का, अगर हमारे पास वेक्टर फील्ड दे रखी है तो उसके लिए फार्मूला होता है F.dr। क्या होता है, F.dr। और इसी को हम आपने क्लास 9-10 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, F.dr cos थीटा। पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? तो बिल्कुल वैसे नहीं दिख रहा F.dr डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे F.dr cos थीटा ही नहीं हो जाएगा ना। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम, इसको वर्क डन भी बोलते हैं। ठीक है, ओवर अ कर्व C F.dr यही लाइन इंटीग्रल होता है और इसी की वैल्यू वर्क डन के इक्वल आती है। और वर्क डन हमारा जो स्केलर पोटेंशियल फाई होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये फाई की वैल्यू भी यहीं से निकल के आती है। ठीक है, अगर बाउंड्री कंडीशन दे रखी है ए बी, सपोज दैट ए से स्टार्ट होकर के बी पे हम जा रहे हैं। ठीक है, ए से स्टार्ट हुए, बी पे फिनिश हुआ हमारा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट फिनिशिंग पॉइंट, तो फाई बी माइनस फाई ए हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं, अगर स्केलर फील्ड एफ है तो सिंपली F.ds हो जाता है। एफ की वैल्यू रखिए, ds की वैल्यू निकाल लीजिए। ds क्या होता है, xy प्लेन है तो dx dy हो जाएगा, yz प्लेन है तो हमारे पास dy dz हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ds की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक है, एक और आपने फार्मूला पढ़ा होगा BSc में आप लोगों ने, ds इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ से हम वैल्यू निकालते थे कुछ उस टाइप से। तो वहाँ पर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करके हम यहाँ पे उस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो निकाल सकते हैं। बट इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं स्केलर फील्ड, वेक्टर फील्ड के लिए आते हैं लाइन इंटीग्रल, तो उसी के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। फिर 3 थ्योरम आती हैं, आप लोगों ने सुनी भी होंगी। पहली होती ग्रीन्स थ्योरम, दूसरी होती स्टोक्स थ्योरम और तीसरी होती गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। बस इन्हीं पे पूरा का पूरा वेक्टर इंटीग्रेशन है और इन्हीं पे क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, तीनों थ्योरम के ऊपर बेस्ड, इससे आउट ऑफ कहीं नहीं जाने वाले क्वेश्चन। अब बात करते हैं ग्रीन्स और स्टोक्स थ्योरम। दोनों थ्योरम एक जैसी होती हैं। दोनों थ्योरम किसको सॉल्व करने में मदद करती हैं, वेक्टर लाइन इंटीग्रल को। ठीक है, लाइन इंटीग्रल के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बहुत लेंथी पड़ जाएंगे। सपोज दैट आपके पास एक बाउंड्री दे रखी है जो स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, पहले बोलेगा x इक्वल टू 0 से 1 पे गए, फिर y इक्वल टू 1 से हम 2 पे गए, फिर 2 से हम फिर से आगे 1 पे, फिर से 0, तो एक स्क्वायर फॉर्म कर, इस टाइप से कुछ कंडीशंस दे रखी होंगी तो वहाँ पे स्क्वायर फॉर्म होगा। तो पहले a से b पे इंटीग्रेट करेंगे, b से c पे, c से d पे, फिर d से a पे। तो 4 पार्ट्स में इंटीग्रेट करना होता है। इसको और इजी करने के लिए फिर यहाँ पे कुछ थ्योरम्स आती है। पहली थ्योरम आती है ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम कैसे अप्लाई होगी, जब हमारे पास इस टाइप की दिख रही हो pdx प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, pdx प्लस क्यू डी वाई के फॉर्म में अगर लिखा है हमारे पास, कोई भी लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकल के आ रही है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, क्यू को हम करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x
पी को करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बाई डेल क्यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल पी ओवर डेल वाई निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ पर रख देंगे डी एक्स डी वाई, और यहाँ पे फर्स्ट लिमिट x की लगाएंगे, सेकंड लिमिट y की लगाएंगे। आपको पता है कि बाहर वाली लिमिट हमेशा कांस्टेंट होती, तो x की लिमिट यहाँ पे कांस्टेंट आएगी, y की लिमिट यहाँ पे वेरिएबल होगी, और वो y की लिमिट कहाँ से निकल के आएगी, इस c कर्व से निकल के आएगी, ठीक है। तो जब लाइन इंटीग्रल की वैल्यू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई के फॉर्म में होती है तो जो ग्रीन्स थ्योरम होती है क्या बोलती है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, इसके इक्वल, ठीक है। तो ग्रीन्स थ्योरम से काफ़ी ईजिली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, f मस्ट बी नॉन कंजर्वेटिव। हमारे पास जो f है वो नॉन कंजर्वेटिव होना चाहिए। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब है कि अगर हम कर्ल f की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो ये हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। अगर कर्ल f जीरो आ रहा तब तो ये सिंपल जीरो हो जाएगा, तब तो आप इसको एवेल्यूएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कर्ल f अगर नॉन जीरो है तभी हम लगाएंगे यहाँ पर ग्रीन्स थ्योरम। नॉन कंजर्वेटिव होना चाहिए और जो कर्व c है वो क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे फिनिश करना चाहिए, ठीक है। यानी कि पाथ हमारे पास कैसा होना चाहिए, जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ पे फिनिश किया दोनों पॉइंट सेम होने चाहिए, तो क्लोज्ड होना चाहिए और स्मूथ कर्व होना चाहिए, ठीक है। अब फिर यहाँ पे जो P और Q आ रहा है ना, P और Q हमारे पास कंटिन्यूस होनी चाहिए, और इनका जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, यानी कि Px का मतलब क्या है, डेल P ओवर डेल एक्स, ठीक है, और डेल क्यू एक्स की वैल्यू क्यू एक्स का मतलब क्या है, डेल क्यू ओवर डेल एक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स भी इनके कंटिन्यूस होने चाहिए, एक्स के रिस्पेक्ट में करें या फिर वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो दो कंडीशन होनी, तीन कंडीशन होंगी, अगर फुलफिल करेंगी तभी लाइन इंटीग्रल हम यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम का यूज कर पाएंगे, ठीक है। फिर आती स्टोक्स थ्योरम। अब दोनों थ्योरम एक जैसे ही दिखती हैं, ये भी लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर देता है, यानी कि फर्स्ट इंटीग्रल को सेकेंड इंटीग्रल में, डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है। स्टोक्स थ्योरम भी हमारा सिंगल इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में चेंज कर देती। दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है अगर f जो वेक्टर फील्ड आपकी दे रखी है वो अगर 2 डायमेंशनल में है, ठीक है, कैसी है 2D, तो जब भी 2D होगी हमारे पास वेक्टर फील्ड तो ग्रीन्स थ्योरम लगाएंगे, और 3D के लिए स्टोक्स थ्योरम लगती है, ठीक है। और स्टोक्स थ्योरम जो 3D के लिए लगती है वहाँ पे अगर z इक्वल टू 0 रख दें तो यही थ्योरम क्या बन जाती है, ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम कुछ नहीं है, एक स्पेशल केस होता है किसका, स्टोक्स थ्योरम का। ये क्वेश्चन आपके CUET PG मैथमेटिक्स 2021 के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टोक्स थ्योरम 3D के लिए होती है, अगर z इक्वल टू 0 ले लें तो ये ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट बन जाएगा, यानी कि ग्रीन्स थ्योरम कुछ नहीं है, एक स्पेशल केस होता है स्टोक्स थ्योरम का। स्टोक्स थ्योरम क्या बोलती है, यहाँ पे f डॉट डी आर जो लाइन इंटीग्रल है उसको हम सिंपली कर्ल f डॉट एन कैप डी एस में लिख दीजिए और इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा हमारे पास क्या है, सरफेस, ठीक है। कर्ल f आसानी से निकालना आपको सिखाई दिया मैंने, कैसे निकाला जाता है। ds की वैल्यू हमारे पास सरफेस, अभी ds की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी बताएंगे। एन कैप क्या होता है, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। पहली बात तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि जो सरफेस लिया उसके परपेंडिकुलर जो नॉर्मल वेक्टर होता है उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर लें, उसी को क्या बोलते हैं, एन कैप, ठीक है। अभी आउटवर्ड डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कभी कभी ये इनवर्ड दे दिया होता है, ठीक है। इनवर्ड डायरेक्शन में आप इसका लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालिए या फिर इसका डबल इंटीग्रल की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो अगर इनवर्ड है तो साइन फिर चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो आउटवर्ड इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है। एन कैप कैसे निकालते हैं, तो एन कैप हमने आपको बता ही दिया है कि जो भी हमारे पास सरफेस होगी उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड एक्सिस होगी, ठीक है। और जेड एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, के कैप, तो एक्स वाई प्लेन में के कैप हो जाएगा। अब बाई जेड प्लेन है तो बाई जेड के परपेंडिकुलर एक्स होगा, ठीक है, और एक्स के अलॉन्ग कौन सा होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, आई कैप, तो एक्स बाई जेड प्लेन है तो आई कैप होगा। इसी तरीके से जेड एक्स प्लेन में जे कैप होगी, एन कैप की वैल्यू, ठीक है। अदरवाइज हम कैसे निकालेंगे, जो सरफेस दी होगी तो उसका ग्रेडियंट निकालिए, डेल एस निकालिए अपॉन में उसका मॉडुलस, ठीक है। तो ये हमारे पास एन कैप की वैल्यू आ जाएगी। अगर सरफेस आपके पास एक्स बाई जेड, जेड एक्स प्लेन के अलावा कुछ भी दिया रखा है तब उस केस में एन कैप की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब बात करते हैं डीएस को कैसे इवैल्यूएट करेंगे, डीएस कैसे निकालेंगे। सिंपल है, एक्स वाई प्लेन है तो डी एक्स डी वाई हो जाएगा, बाई जेड प्लेन है तो डी वाई डी जेड हो जाएगा, जेड एक्स प्लेन है तो डी जेड डी एक्स हो जाएगा। फिर तीसरा एक कंसेप्ट आता है प्रोजेक्शन का, तो ये होता है डीएस जब हम एक्स वाई प्लेन में उसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं सरफेस का, ठीक है। किसी भी सरफेस का प्रोजेक्शन किस में ले रहे हैं हम, इस एक्स वाई प्लेन में,
ठीक, इस सरफेस एस का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में ले रहे हैं। और आपको पता है एक्स वाई प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर, तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होती है और जेड के अलोंग क्या होता है के कैप होता है वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोजेक्शन का कंसेप्ट यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इजी वे में बता दिया, डिटेल में नहीं बता रहे हैं क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस में क्वेश्चन भी कराने हैं। फिर अगर बाईजेड प्लेन है तो बाईजेड का प्लेन प्रोजेक्शन ऑन बाईजेड प्लेन, सरफेस का अगर बाईजेड प्लेन पर प्रोजेक्शन लेने तो बाईजेड के परपेंडिकुलर क्या होता है एक्स होगा। ठीक है, तो एक्स के अलोंग क्या होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर आई कैप, तो एन कैप डॉट आई कैप हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, अगर जेड एक्स प्लेन है तो जेड एक्स के परपेंडिकुलर बाई, और बाई के अलोंग क्या होता है जे कैप, तो एन कैप डॉट जे कैप हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्शन का यहाँ से आप इजीली समझ सकते हैं। तो इतना चीज़ आपको काम में आने वाला है। अब आप क्या कीजिए, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे, फिर हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।